हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार विष्णु जगत में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम ये बताने वाले हैं कि आपको मॉड्यूल 5 कैसे आसानी के साथ क्लियर कर सकते हैं बहुत ही कम टाइम में। क्योंकि बुक्स जो होती है हमें पता नहीं होता कौन सा टॉपिक हमें कहाँ से रेफर करना होता है, कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ें। तो पहली बार में हमें इतना ज़्यादा आइडियाज़ नहीं होता कि हम कैसे क्या पढ़ें, कहाँ से क्वेश्चन को पढ़ें, कहाँ से क्या चीज़ें किस टॉपिक के लिए EHJ पायलट इंपॉर्टेंट है, किसके लिए माइक ट्यूलियो, किसके लिए EASA की बुक इंपॉर्टेंट है। तो हम जनरली क्या करते हैं, सभी बुकों को लेकर बैठ जाते हैं, सभी से पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हम आज बताने वाले हैं कि आप मॉड्यूल 5 को कैसे बहुत ही आसानी के साथ निकाल सकते हो। इतना कुछ टफ नहीं होता। यहाँ तक जितना मैंने एक्सपीरियंस किया था, मुझे भी जब स्टार्टिंग में कुछ नहीं पता था कि कैसे मॉड्यूल 5 को क्लियर करना है, तो एज ए फ्रॉम B2 कैटेगरी, जैसा कि मैं B2 कैटेगरी से हूँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा टफ पड़ गया था मॉड्यूल 5 को निकालना। और अभी भी मेरा एक्सपीरियंस है कि B2 कैटेगरी के लिए तो मॉड्यूल 5 बहुत ज़्यादा टफेस्ट पेपर होता है। हाँ, B1 वालों के लिए भी तभी तो मैं देख रहा हूँ कि उनके लिए भी निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है मॉड्यूल 5 को। कई बार देखता हूँ कि कभी जो सीनियर लोग भी होते हैं वो भी मॉड्यूल 5 में बहुत बार फेल हो जाते हैं। B2 कैटेगरी में फेल होना मॉड्यूल 5 में एक आम सी बात होती है, कोई बहुत नॉर्मल, मतलब एकदम नॉर्मल बात है मॉड्यूल 5 में फेल होना B2 कैटेगरी वालों के लिए। जैसे मैंने देखा है अपनी क्लास में 2 से 3 बार में लोग पेपर्स निकालते हैं, एक बार में बहुत कम का ही निकलता है। तो बेसिकली इस बारे में मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप मॉड्यूल 5 को आसानी के साथ क्लियर कर सकते हो, चाहे B2 कैटेगरी से B1 कैटेगरी से। तो थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, जो मैं बता रहा हूँ बस उतना ही पढ़िएगा और ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 3 बुकें हैं, EASA की बुक है और माइक टूले है और EHJ पायलट है। तो इनमें से कौन सा टॉपिक कहाँ से पढ़ना है। तो पहला टॉपिक यहाँ पर आता है अपना इंट्रोडक्शन है। जनरली इंट्रोडक्शन किस चीज़ के इंट्रोडक्शन है, फ्लाइट इंस्ट्रूमेंट है, कॉकपिट है, हेडिंग है, उनका एटीट्यूड है, टर्न बैंक इंडिकेटर, बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट है कुछ, इन सभी के बारे में इंट्रोडक्शन है, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो इसको आपको पढ़ना है, इसको बेसिक पढ़ना है। मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ, B1 एंड B2 के लिए। B2 के लिए थोड़ा डीप में जाना है इसमें, लेकिन जो क्वेश्चंस आते हैं ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा यहाँ क्वेश्चंस आता है। यहाँ से 2 से 3 से ही क्वेश्चंस आते हैं फॉर B2 एंड B1 के लिए भी ज़्यादा, B1 के लिए तो और भी कम, 1-2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। और B2 के लिए 3 और मैक्सिमम बोल सकते हो कि 4 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आते इस यहाँ से। B2 को आपको पता ही होगा कि 72 क्वेश्चंस आते हैं और B1 वाले कैटेगरी को 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में। और इनका पासिंग मार्क जो है होता है हमारा 54 मार्क्स, और B2 कैटेगरी वालों को और B1 कैटेगरी वालों का 30 मार्क्स जो है पासिंग मार्क होता है। तो इंट्रोडक्शन जो पहला टॉपिक था, मैंने क्या बोला आपको, इस टॉपिक को माइक ट्यूले से ही पढ़ना है, फालतू में नहीं ही EASA पढ़ना है, ना ही EHJ पढ़ना है। क्योंकि आप जब एक जगह से पढ़ लीजिए माइक टूले से ही पढ़ लेंगे, लेकिन उसको 2 से 3 बार 4 बार रिवाइज करिए माइक टूले से ही। ऐसा नहीं कि सभी जगह भटक रहे हो इस टॉपिक को लेकर के। तो मेरा मानिएगा तो इस टॉपिक को, इंट्रोडक्शन को, इसको माइक टूले से ही पढ़िए, अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी चीज़ें। चलिए दूसरे आ रहे हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के लिए माइक टूले बहुत अच्छी बुक है मेरे हिसाब से, क्योंकि EHJ में इसके बारे में कुछ नहीं दिया गया है। और आ गया हमारा EASA वाली बुक, तो EASA वाली बुक में दिया गया है, लेकिन सबसे बढ़िया नंबर सिस्टम जो दिया गया माइक टूले में दिया गया है, बहुत अच्छा टॉपिक है। B2 कैटेगरी वालों को जो है यहाँ से पूरा ब्रीफ में पढ़ना है, लाइक डेसिमल से बाइनरी, बाइनरी से डेसिमल, हेक्साडेसिमल कन्वर्जन, ऑक्टल कन्वर्जन कैसे किया जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और इसके साथ साथ जो पॉइंट वाले कन्वर्जन होते हैं, 0.001 का पॉइंट, इस कन्वर्जन को भी B2 कैटेगरी वालों को ध्यान देना है। और पहले तो B1 कैटेगरी में से क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन अभी भी जो है पॉइंट वाले भी कन्वर्जन भी B1 कैटेगरी में आ रहे हैं, तो आप इसको भी जरूर ध्यान दीजिएगा कन्वर्जन में। चलिए हमने थर्ड टॉपिक पे आ जाते हैं, जो कि है डेटा कन्वर्जन। और फोर्थ है यहाँ पर डेटा बसेस। डेटा कन्वर्जन एंड बसेस से मिलाकर 6 to 7 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि माइक टूले के लाइन टू लाइन लिखी हुई आती है। जो वहाँ पर लाइन पूरा दी गई है सेम टू सेम, वही लाइन टू लाइन आती है माइक टूले की। तो इसको आप जरूर पढ़िएगा। और कहाँ से पढ़ना है, माइक टूले से पढ़ना है, फालतू में इधर उधर मत जाइएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो टॉपिक बता रहा हूँ वहीं से पढ़िए, लगभग 3 से 4 बार पढ़िएगा तो बहुत अच्छी चीज़ें क्लियर होती हैं। लाइक हम एक बार मार्क करके पढ़ लेते हैं फिर वही रिपीट करते हैं, तो ऐसा मत करिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। अगर आपको मार्क ही करना है तो 3 से 4 बार पढ़े तो मार्क करिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ क्या चीज़ें आती है। क्योंकि हम भी ऐसे मार्क करते थे, उसके बाद देखते थे हर बार नया क्वेश्चन आप पूछ लिया था DGCM। तो पूरी बुक पढ़ना है यहाँ से। चलिए अब आगे आते हैं लॉजिक सर्किट। लॉजिक सर्किट जो है बहुत ही ईजी है, और यहाँ से जो है 8 से 9 क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन 8 से 9 में शायद कुछ ज़्यादा बोल दिया, 7 से 8 बोलना ज़्यादा सही रहेगा फॉर B2 कैटेगरी के लिए। B1 कैटेगरी के लिए लगभग 4 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन नॉर्मल बात है। लेकिन जो भी मैंने बताया लॉजिक सर्किट में 8 क्वेश्चन लगभग पूछे जा रहे हैं। तो वो कहाँ से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि सिर्फ कन्वर्जन का ही या फिर और गेट, नैंड गेट, इन सब गेटों के बारे में ही पूछा जाता है। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बबल पॉइंट्स वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक बबल पॉइंट 3 से 4 क्वेश्चन मेरे टाइम में दे दिया गया था। तो बबल पॉइंट को आप BK मेहता से अच्छे तरीके से पढ़िएगा, इतना ईजी भी नहीं है, ठीक है। भूल ए वाला और लॉजिक सर्किट हमारा बहुत ज़्यादा इजी भी वे में आप मत लीजिएगा। लाइक 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 7-8 क्वेश्चन, तो आप उसमें 3-4 क्वेश्चन बहुत ही चुटकियों में निकाल दोगे। लेकिन जो बचे हुए हैं, जो कि
बबल पॉइंट वाले B2 कैटेगरी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो उसको भी पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बबल पॉइंट BK मेहता जरूर यहाँ रेफर करिए इस टॉपिक के लिए। मैं ज़रूर बोलूँगा लॉजिक सर्किट पढ़ना, बबल पॉइंट जाकर BK मेहता पढ़िए, या फिर आप क्रोम पे जाकर के कहीं पर भी गूगल पे जाकर बबल पॉइंट का अच्छा नॉलेज ले लीजिए अगर इसको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है लॉजिक सर्किट में। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। लॉजिक सर्किट दोनों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बबल पॉइंट ऐसा करिए दोनों लोग भी पढ़ लीजिएगा, B1 B2 कैटेगरी दोनों वाले। चलिए अगला टॉपिक है हमारा कंप्यूटर हो गया। कंप्यूटर भी दोनों पढ़ना है, रैम एंड रोम। बेसिकली इसमें काफ़ी कुछ चीज़ दी गई हैं, आप पढ़ सकते हो। माइक टू ले मैं बोलना चाहूँगा कि माइक टू ले से पढ़िए, बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं, माइक टू ले। और अब अगला हमारा टॉपिक आता है CPU, IC और MSI। ये तीनों टॉपिक B1 वालों के लिए नहीं इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक मैं बोलूँगा कि B1 का सिलेबस तक नहीं है ये वाला तीनों टॉपिक, CPU, MSI एंड IC सिस्टम। CPU MSI, हाँ MSI हो गया मल्टीप्लेक्सिंग वगैरह जो होता है, IC इंटीग्रेटेड सर्किट हो गया, CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। लेकिन अभी हम देखते हैं कि कभी कभी कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं फॉर B1 कैटेगरी के लिए भी यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन सारे टॉपिक से, एक क्वेश्चन ही ऐसे पूछ लिया जाता है। तो अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है पढ़ लीजिए, कम टाइम है तो मत पढ़िएगा, आपको सिलेबस तो ये नहीं है। लेकिन कोई भी मॉड्यूल भरने से पहले आपको पूरा प्रिपरेशन कर लेना चाहिए, तो मैं ही बोलूँगा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं यहाँ से भी। लाइक CPU में हो गया, डेटा बसेस हो गया, क्लॉक क्या हो गया, इन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। तो ये यासा से भी आपको पढ़ना है, यासा में काफ़ी कुछ चीज़ दी गई इस बारे में, यासा से भी वहाँ भी लाइनें आ जाती हैं। यासा माइक टू ले मैं दोनों बोलना चाहूँगा। IC हो गई, अभी मैं EJ के बारे में नहीं बता रहा हूँ, EJ बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस पेपर को पास कराने में, तो उसको मैं लास्ट में बताऊँगा EJ भी कौन कौन सा टॉपिक बस पढ़ना है आपको। तो CPU मैंने बता दिया आपको, दोनों पढ़ना है दोनों जगह से। IC इंटीग्रेटेड स्केल आप इंटीग्रेशन हो गया हमारा, और MSI VSI LSI इन सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना है। तो आपको IC को जो है आप माइक टू ले से ही पढ़ सकते हैं, ना ज़्यादा कुछ टफ नहीं है IC में, नॉर्मली है, 3 पेज का आई थिंक, तो B1 वाले भी आसानी से पढ़ सकते हैं, ना कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं। MSI हो गया, फैन इन फैन आउट, डिकोडर इनकोडर। लाइक जनरली मैं बता रहा हूँ कि MSI B1 का सिलेबस नहीं है, लेकिन देखते हैं कि फैन इन फैन आउट से क्वेश्चंस उनके भी आ जाते हैं, इसी बार ही आया होगा क्वेश्चन है, जबकि उनका टॉपिक में नहीं है, ऐसा आप सिलेबस उठाएंगे तो वहाँ पर नहीं दिया गया है, लेकिन पूछ लेते हैं DGC कभी कभी, तो पढ़ लीजिएगा मेरे हिसाब से। फाइबर ऑप्टिक्स हो गया, आपको यासा प्लस माइक टू ले दोनों से पढ़ना है। फाइबर ऑप्टिक्स जो है सिर्फ माइक टू ले पढ़कर मत जाइएगा, कुछ क्वेश्चंस यासा के लाइन से आती हैं। और अगला हो गया हमारा डिस्प्ले के लिए जनरली मैं देखता हूँ बहुत लोग बोलते हैं EJ पढ़ो और सारी बुकें पढ़ो, यहाँ से पढ़ो, तो अब मैं इतना बोलना चाहूँगा माइक टू ले पढ़ो सिर्फ, लेकिन एक बार नहीं पढ़ो, 5 बार पढ़ो माइक टू ले ये वाला टॉपिक, डिस्प्ले वाला टॉपिक, तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा वहाँ से। 4 से 5 बार बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होती हैं चीज़ें, और मैं बोलूँगा बार बार रिवाइज करो बस एक बुक से, माइक टू ले से डिस्प्ले टॉपिक। डिस्प्ले से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको पढ़ना है कि CRT के बारे में, LCD के बारे में, LED के बारे में, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। क्वेश्चंस बोला जाए तो 4 से 5 क्वेश्चन तो नॉर्मल है यहाँ से जाना, और ज़्यादा कुछ टफ नहीं होता, बहुत इजी ही मैं बोलूँगा, इतना ज़्यादा कुछ टफ नहीं है सब। पतली सी बुक माइक टू ले है, अगर आप उस पर कमांड बना लिए तो आपका 90% चांसेस होता है कि आप जो है मॉड्यूल 5 को क्लियर कर ले जाते हैं। और B1 कैटेगरी के लिए तो पूरा बोलूँगा 100% चांसेस होता है कि अगर माइक टू ले कमांड बना लिए तो क्लियर करने का पेपर को। चलिए अब आ गया हमारा अगला टॉपिक ESD हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि डिस्चार्जिंग वगैरह होती है। ये भी माइक टू ले से पढ़िए ESD टॉपिक को, और कहीं से भटकने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट हो गया सॉफ्टवेयर, हमारा कितने टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर हो गया, फेलियर क्या होता है, कौन से फेलियर से क्या इफेक्ट पड़ता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बेसिकली आपको पढ़ना है। तो आप माइक टू ले ही पढ़ सकते हो, यासा वगैरह मत पढ़िएगा यहाँ से भी। EMC हो गया, EMI जनरेशन कैसे होता है, उसका रिडक्शन कैसे होता है, तो इसको मैं बोलूँगा यासा प्लस आपको वहाँ से भी पढ़ना है, माइक टू ले से भी इस टॉपिक को। एवियोनिक सिस्टम हो गया, आकाश हो गया, और INS हो गया, IRS हो गया, काफ़ी चीज़ें यहाँ पर दी गई है, आकाश काम, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के बारे में दिया गया है, आकाश सिस्टम। तो इसको आप जो है यहाँ से पढ़िएगा। वैसे जो मेरे टाइम में जब मैंने दिया था एग्जाम, तो मुझे लगा था बहुत ज़्यादा यहाँ से आएगा 15 टॉपिक से, लेकिन यहाँ से कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आए थे, 2-3 क्वेश्चंस ही आए थे। तो बेसिकली जो था अभी मैंने माइक टू ले को आपको बता दिया कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्या कैसे आपको पढ़ना है। चलिए हम थोड़ा बताएंगे EHJ, जो कि बिल्कुल स्किप ना करिएगा अगर आपको पास होना है। मैं ज़्यादा EHJ नहीं बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं 10 टॉपिक गिना दूँ वहाँ पर। आपको 4 से 5 टॉपिक ही EHJ में पढ़ना है, लेकिन अच्छे से पढ़ेगा। टॉपिक नंबर 2 है एयर डेटा इंस्ट्रूमेंट सिस्टम। ये जो डिजिटल वाली EHJ है वो EHJ भी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, तो डिजिटल वाली EHJ के बारे में बता रहा हूँ। टॉपिक आपको चैप्टर नंबर 2 पढ़ना है, एयर डेटा इंस्ट्रूमेंट सिस्टम। चैप्टर नंबर 9 पढ़ना है, फ्लाइट डेटा सिस्टम, FDS सिस्टम आपको पढ़ना है।
एब्रियस सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, मत छोड़िएगा इसको यहाँ से। 12 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोलना चाहूँगा, EFIES चैप्टर नंबर 12 है, ये जे का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से बहुत ज़्यादा लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आती हैं, आपको कहीं नहीं मिलेंगे सब क्वेश्चंस, तो आपको यहाँ से EFIES पढ़ना है। और चैप्टर नंबर 16 है हमारा इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट सिस्टम, आपको यहाँ से पढ़ना है, एक बार जरूर पढ़िएगा। उसके बाद FMS होता है जो कि लास्ट चैप्टर है इसका, FMS भी फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम, आप जरूर यहाँ से पढ़ कर जाइएगा, जितना मैंने भी 4-5 टॉपिक को आपको गिनवाया है। इसके साथ साथ आपको क्या करना है, इसके साथ साथ आपको माइक टू लेके जितने भी लास्ट में क्वेश्चन हैं उसको पढ़ना है, अच्छे तरीके से पूरा याद कर लीजिए। लास्ट सेशन के जितने भी 4-5 सेशन के क्वेश्चन आप जरूर करके जाइए, क्योंकि उससे आपकी प्रैक्टिस बनती है और बहुत अच्छा कमांड आता है, कॉन्फिडेंस आता है खुद पर। तो उन सभी चीज़ों को भी आपको पढ़ना है। इसके साथ साथ मैं बोलना चाहूँगा, एडिशनल के लिए ग्रुप आप सारे अटेंड करिए, जो भी लाइक मॉड्यूल 5 के ग्रुप्स बने होते हैं व्हाट्सएप पर, आप वहाँ पर जाइए, आप अटेंड करिए। वहाँ पर सारे आपके क्वेश्चन मिल जाते हैं, जो डाउट्स होता है लोग क्लियर करते हैं एक दूसरे के डाउट्स, बहुत अच्छी बात होती है। तो ये सब अटेंड करिए, बस इसी के साथ आपका आसानी के साथ मॉड्यूल 5 क्लियर हो जाए, इतना कुछ ज़्यादा टफ नहीं है।